जब किसी परिवार का कोई शख्स दम तोड़ देता है, यानी कि वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तब उनके परिवार वालों पर जो बीतती है वो तो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन वो अपने दिल को धीरे धीरे दिलासा देने लगते हैं कि हाँ, ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये हमारे सामने अब कभी भी नहीं आएगा। लेकिन तब क्या होगा जब किसी परिवार की कोई लड़की या फिर कोई बच्चा किडनैप हो जाए, कहीं गुम हो जाए, उसे कोई अचानक उठाकर ले जाए और 20 साल ही क्यों ना बीत जाए, लेकिन उनके परिवार वालों को एक छोटी सी तिनके भर की आस जरूर होती है कि वो कैसा होगा या कैसी होगी, इस टाइम पर किस हालत में वो होगी, खाना पानी उसे मिल रहा होगा या नहीं, पता नहीं इस दुनिया में कौन से कोने में हमारा लड़का होगा। तो ऐसे ही वो एक जो आस होती है ना, वो हमेशा के लिए जिंदा रहती है जब तक उन लोगों को यह नहीं पता चल जाता कि ये शख्स यहां पर है या फिर घर आ चुका है या फिर उसकी मौत हो चुकी है। तब तक ये उम्मीद कायम ही रहती है। ये उम्मीद परिवार वालों की, खास तौर से मां बाप की, ये उम्मीद कभी भी नहीं टूटती। और आज की जो स्टोरी है वो भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। एक मां अपने बेटे के गुम हो जाने के बाद इतने सालों तक एक आस लिए बैठी थी कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं पर तो होगा, वो जरूर वापस किसी ना किसी तरीके से घर आएगा, मैं उसे बहुत प्यार करूंगी, आगे से मैं उसे कहीं पर भी बाहर नहीं जाने दूंगी। और अचानक एक ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिसे सुनकर आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, आज कुछ अलग स्टोरी सामने निकल कर आई है। और सच में आप लोगों की आंखें तो छोड़िए, आप लोगों का दिल भी रोने लगेगा जब आप आज की इस स्टोरी के बारे में सुनोगे। तो आखिरकार क्या थी ये पूरी स्टोरी, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और कमेंट में अपनी राय दीजिए और कमेंट में और साथ ही पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अब यहां दिन आया 23 जनवरी 2023 का। इस दिन उत्तर प्रदेश में एक इलाका है फिरोजाबाद और यहीं इस फिरोजाबाद में एक छोटा सा टाउन बसता है टापा खुर्द नाम का। यहां पर एक आदमी अपने घर पर सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहा था क्योंकि वहां पर कुछ गंदगी वगैरह जम चुकी थी, उसकी पाइप में ढंग से पानी वगैरह नहीं आ रहा था। तो जब वो उस सेप्टिक टैंक की सफाई करने लगा, जैसे ही वो सेप्टिक टैंक के अंदर घुसा, एक चौंका देने वाली चीज सामने आई। वो क्या, इस टैंक के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ था। उसके पैर एकदम फूल चुके थे। उसने जब उस कंकाल को देखा, इतने टाइम से वो उस टैंक में पानी भरता था, वो नहाता था, पीने के लिए भी वो पानी प्रयोग होता था क्योंकि अगर आरओ वगैरह लगा होगा तो पानी वैसे ही साफ होकर आएगा। तो ये सारी चीजें, वो तो एकदम हैरान परेशान, उसके पसीने छूटने लगे थे, हाथ पैर फूल चुके थे। समझ नहीं आया उसे कि अचानक ये सब कैसे हो गया। और उसने जब पुलिस वालों को ये बात बताई, पुलिस वाले तुरंत उसके घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने उसी से पूछताछ की कि ये घर तुम्हारा है, सेप्टिक टैंक तुम्हारा है, तुम बताओ कि तुम्हारे घर से ये कंकाल कहां से निकलकर सामने आया। उसने कहा कि साहब, मैंने तो ये घर कुछ ही सालों पहले एक आदमी से लिया था। उसने कुछ आदमी का नाम बताया कि आप एक बार उससे पूछताछ कीजिए। अब पुलिस वाले उस आदमी को खंगालते हैं, उस आदमी के बारे में सारी जन्म कुंडली निकालते हैं और कुंडली खंगालने के बाद यह पता चला कि यह शख्स तो 2018 में दम तोड़ चुका है, यानी कि ये इस दुनिया में ही नहीं है, ये मर चुका है। अब पुलिस वाले उसके परिवार वालों के बारे में पता लगाने लगे कि वो परिवार वाले कहां रहते हैं। तो ऐसे ही वो उसकी पत्नी और उसका बेटा सामने निकल कर आए। पुलिस वालों ने पूछा कि हाँ जी बताओ क्या माजरा है, जो तुमने घर बेचा था उसमें से ऐसे ऐसे कंकाल निकला है। तो ऐसे ही ये सारी कहानी चल रही थी तो एक चीज सामने निकल कर आई कि जो इसका पति था, इस औरत का जिसने वो घर बेचा था, इसकी किसी अपने यार दोस्त के साथ कुछ अनबन हो चुकी थी और अनबन होने के चलते इसने एक दिन उस अपने यार दोस्त को निपटाया और उसकी लाश को सेप्टिक टैंक में डाला। सेप्टिक टैंक में डालने के बाद वो राज ही रह चुका था। अब जैसे वो एकदम कर्जाई होता चला गया, उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, कर्जा उतारना था, लोग पीछे पड़ चुके थे। तो इस मारे ये वो बात तो भूल चुका था और वो बात भूलकर इसने अपना घर बेच दिया। इसे उस टाइम पर याद ही नहीं था कि इसके सेप्टिक टैंक में एक लाश दफनाई गई थी, उसका कंकाल अभी भी पड़ा हो सकता है। और जैसे ही उस शख्स ने वो घर खरीदा, वो टैंक का साफ करने गया और वहीं पर उसे वो कंकाल मिला था। तो ऐसे पुलिस वालों ने इस केस को तो सॉल्व कर लिया था।
अब यहां पर क्या था, जिस शख्स को इस आदमी ने मारा था उसकी पत्नी, उसकी मां, उसका लड़का इसी का ही इंतजार कर रहे थे कि ये कब घर पर आएगा। एक दिन ये घर से बाहर गया था, उसके बाद ये अभी तक घर नहीं आया। हमें तो यही था कि पता नहीं बाहर कहां होगा, कैसे जी रहा होगा। और जब अचानक उनके घर में वो खबर गई कि भाई ये तो मर चुका है, ये तो उसी दिन मर गया था जिस दिन ये घर से बाहर निकला था, वो एकदम हक्के बक्के। चलो, जो उन्हें उम्मीद थी वो उनकी खत्म हो चुकी थी कि ये शख्स अब कभी वापस ही नहीं आएगा। तो ऐसे ही करते हुए जो सीबीआई वाले, पुलिस वाले वहां जिन्होंने ये चार्ज संभाल रखा था, तो सीबीआई वाले वैसे ही अपनी गाड़ी से रेलवे स्टेशन की तरफ से अपने घर जा रहे थे। तो रेलवे स्टेशन पर एक सीबीआई वाले की नजर एक भिखारी के ऊपर पड़ी। वो भिखारी क्या कर रहा था, कचरे के डब्बे में जो प्लास्टिक की बोतल्स होती है पानी की या फिर कोल्ड ड्रिंक की, वो निकाल कर चेक कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वो एकदम परेशान था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एकदम उसकी हालत पतली हुई थी, बाल दाढ़ी के इतने बड़े बड़े, सर के बाल यहां तक आ रहे थे। बहुत परेशान था और साफ उसके चेहरे पर यह देखकर लग रहा था कि इसने शायद बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, इसे भूख लगी होगी। तो वो ऑफिसर एक ठेले पर गया, वहां से पानी की बोतल लेकर आया और उस भिखारी को पानी की बोतल दी पीने के लिए, कुछ साथ में खाने पीने का भी सामान था वो दिया। उस भिखारी ने उस ऑफिसर को कहा, थैंक यू वेरी मच सर। इस तरह से, जिस तरीके से, जिस सिले से उसने ये इंग्लिश में लफ्ज बोले थे 3-4, वो ऑफिसर एकदम हैरान परेशान कि ये क्या, ये भिखारी है और इसे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। तो वो ऑफिसर उस भिखारी से इंग्लिश में बात करने लगा और उसने वही इंग्लिश के वर्ड्स समझे और तुरंत इंग्लिश में उस बात का जवाब दिया। ऑफिसर एकदम हैरान कि ये सब क्या चल रहा है, इतना पढ़ा लिखा आदमी भिखारी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऑफिसर ने पूछा कि भाई क्या चक्कर है, तुम ऐसे कैसे भिखारी टाइप बने हुए हो, क्यों, तुम्हारी हालत ये किसने की, कैसे हुई। उस शख्स ने कहा, सर ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। उस ऑफिसर ने कहा, नहीं आप हमें अभी बताओ क्या ये माजरा है। वो ऑफिसर उसे अपने ऑफिस लेकर गया, उसे बिठाया और बिठाने के बाद उसे कहा, जी अब बताओ क्या है तुम्हारी कहानी। उसने फिर कहा, सर बहुत लंबी कहानी है, टाइम बहुत लग जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा तो क्या है, मेरी तो अब यही जिंदगी है। उस ऑफिसर ने कहा, नहीं तुम पहले अपनी कहानी बताओ, आगे का जो मेरा काम है वो सब बाद में देखा जाएगा। तो उस ऑफिसर ने कहा कि अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से बिलोंग करते हो और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई। तो उसने कहा कि सर मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं औरैया जिले का एक विधुना थाना क्षेत्र है, वहीं पर एक सैयन गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं। अब उसने सारी बात डिटेल में बतानी शुरू करी कि ऐसे ऐसे उसने गांव का नाम समायन बताया, विधोना एक वहीं पर इलाका है, वहां शहर वगैरह पड़ता है, तो वहां पर वहीं के इलाके में रहा करता था। तो ऐसे उसने कहा कि मेरे परिवार में मेरी मां है, मेरा भाई है, मेरे पिता तो है नहीं, और एक दिन ऐसे ही 26 जून की बात है, उस दिन हमारे घर पैसों की जरूरत पड़ चुकी थी, अब एटीएम से पैसे निकालने थे। तो वो गांव में तो कोई एटीएम वगैरह था नहीं, मुझे गांव से समायन से 8 किलोमीटर दूर विधुना जाना पड़ता था बैंक में, वहां पर जाकर पैसे निकालने पड़ते थे। वहीं पर मेरा एक जान पहचान का मेरा दोस्त था, मैं जैसे तैसे वहां पर गया और मैंने उसे कहा कि भाई ये एटीएम है, मुझे तुम पैसे निकाल कर दे दो। मेरे दोस्त ने एटीएम से पैसे निकालकर मुझे वो स्लिप दी, एटीएम दिया, साथ में पैसे दिए और मैं वापस अब 8 किलोमीटर समायन अपने घर जाना था। तो वैसे ही वो रोड पर कोई ऑटो रिक्शा वगैरह ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे ही दूर से उसने देखा कि एक सफेद रंग की गाड़ी आ रही है। उसने जैसे ही हाथ दिया कि रुको, मुझे आगे जाना है तो मुझे छोड़ देना। ऐसे ही जब उसके सामने वो गाड़ी आकर रुकी, उस गाड़ी के शीशे नीचे हुए, तो उसने कहा कि भाई मुझे वहां पर जाना है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, ऐसे ही तुम पैसे भी ले लेना बेशक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम मुझे वहां छोड़ दो। तो वो जो गाड़ी में लोग थे उनकी भाषा ही अलग थी, जो कि इस शख्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो किस टाइप की भाषा बोल रहे हैं, और जो ये बोल रहा था उन्हें इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तो इसने इशारा किया, भाई मुझे वहां छोड़ दो, क्या तुम अपनी भाषा में बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो बस मुझे वहां छोड़ दो। तो उन्होंने इशारे को समझा, उसे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठते ही अब वो गाड़ी जैसे धीरे धीरे आगे जाने लगी और वो दो शख्स गाड़ी में बैठे हुए कुछ खा रहे थे। तो उन्होंने उसे भी कहा, ये लो तुम भी खा लो, और अजीब अजीब बात कर रहे थे जो कि उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने खाने की चीज उठाई, खाना खाया और उसे अचानक नींद आ गई। नींद आते ही वो
पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। जब उसकी नींद खुली तब वो शख्स एक बाथरूम में बंद पाया, और बाथरूम में जब उसे धीरे धीरे होश आने लगा, वो देखता है कि ये क्या चीज है, अरे भाई यहां से निकालो, बहुत ज्यादा गंदगी है, बदबू आ रही है, मुझसे सांस नहीं ली जा रही, प्लीज तुम मुझे यहां से निकालो। लगातार दरवाजा खटखटाए जा रहा था, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए या फिर उस बाथरूम से बाहर निकालने के लिए आ ही नहीं रहा था। ऐसे ही करते करते जब लगातार दरवाजा नॉक नॉक किए जा रहा था, तब वहां पर एक शख्स आया। उस शख्स ने पहले तो उस बाथरूम का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही उसे बहुत गंदे तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया, कभी इधर से थप्पड़ कभी इधर से थप्पड़। वो सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा मैंने क्या किया है जो मुझे शख्स आकर इतना मार रहा है। तो वो फिर कहता है कि मुझे भूख लगी है, तुम मुझे कहां लेकर आए हो, मुझे जाने दो। उसे पता नहीं वो कौन सी जगह है, कौन से शहर में आ चुका है, कुछ भी नहीं पता, बस वो तो समायन अपने गांव जाने के लिए निकला था। ऐसे ही करते हुए उसे फिर बाथरूम में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद वो फिर चिल्लाया, वो बार बार रो रहा था, फूट रहा था, गालियां निकाल रहा था, मुझे जाने दो, तुमने क्यों मुझे पकड़ रखा है, तुम्हें पैसे चाहिए, वो मेरे पास थे, वो तुमने ले लिए, मेरा एटीएम ले लो, जो और पैसे हैं वो भी मुझसे निकलवा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे घर, मेरी माँ और मेरे भाई के पास जाना है। इतनी ही रट लगाए वो बैठा था, साथ में चिल्ला चिल्ला कर उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, पेट में चूहे तांडव कर रहे थे, वो भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ऐसे करते करते जब उसे भूख लगी तब वो तड़पना शुरू हो चुका था, दरवाजे को लगातार सर मारना, मुक्के मारना बहुत कोशिश कर रहा था। तो ऐसे ही एक शख्स उस बाथरूम में फिर आया, उसे बाहर निकाला, उसे पहले तो खूब तोड़ा, खूब पीटा, उसके बाद उसे कहा अब तुम्हारे खाना खाने की बारी है। उसे थोड़ा बहुत जो था खाना वो उसे दिया, ले भाई खा ले, डफ ले। फिर उसने रोना पीटना शुरू कर दिया खाना खाने के बाद, तुम मुझे जाने दो, ये कौन सी जगह है, कौन सा शहर है, कहां लेकर आए हो, क्यों लेकर आए हो, मुझे बस जाना है, मेरे घर जाना है। तो उसे अचानक एक शख्स ने पीछे से इंजेक्शन लगा दिया, और इंजेक्शन लगाते ही वो शख्स एकदम बेहोशी की हालत में जा चुका था, और उसे कुछ भी सुध-बुध नहीं थी कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, एकदम बेहोश नीचे जमीन पर गिर चुका था। अब उसे बंद कर दिया गया। जब उसे होश आया फिर वो यही सोच समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार चक्कर क्या है, ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं। और ऐसे ही उसे फिर डेली मारा पीटा जाता, बहुत बुरी हालत की जाती, टाइम पर खाना ना दिया जाता, बाल बड़े बड़े होते जा रहे थे, सर के बाल बड़े होते जा रहे थे, शरीर जो इतना बढ़िया हट्टा कट्टा शरीर था वो दुबला होता जा रहा था। ऐसे ही बेमतलब पीटना, टाइम पर खाना ना देना, और ऐसे ही उसे मेहनत मजदूरी करवाना, उसे काम करवाया जा रहा था। अब काम तो जैसे कि बाहर किसी बिल्डिंग में गए, वहां उससे काम वगैरह करवाया और फारिग, ये सब चल रहा था। लेकिन वो वहां से भाग नहीं सकता था क्योंकि और भी शख्स थे, काम कर रहे थे, लोग इस पर नजर रख रहे थे। कैसे भागेगा, ये सारा इलाका जो उनका था, तो भागना इम्पॉसिबल था। और ऐसे ही करते करते जब उसे यहां 1-1.5 साल बीत गया, 2 साल बीतने को आ गए थे, तो एक रात आई। रात को उसे डेली इंजेक्शन लगाए जाते थे बेहोशी के। अब इसे यहां डेली इंजेक्शन तो लग रहे थे, लेकिन जो वो दवाई का असर था वो धीरे धीरे अब इस पर कम होता जा रहा था। क्योंकि अगर हम डेली कोई चीज लेते हैं, अपने शरीर में डालते हैं, तो उसकी मात्रा हमारे ऊपर कम प्रयोग होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही वो बेहोशी की दवाई भी अब इसके शरीर पर ढंग से काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि 1-1.5 साल से लगातार उसे बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। तो ऐसे ही एक रात जब उसे इंजेक्शन दिया गया, वो सो गया, थोड़ी बहुत उसकी आंखों में वो चमक थी, वो होश में था, और वो रात को वहां से निकला और 9-11 हो गया। अब वो बहुत पुराना हो चुका था, लोग नए लोगों पर नजर रखते थे, लेकिन पुराने लोग कहीं आ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही वो वहां से भाग खड़ा हुआ, और ऐसे ही थोड़ा भागते भागते उसे एक रेलवे ट्रैक दिखाई दिया, और उस रेलवे ट्रैक के साथ साथ जहां रेलवे ट्रैक जा रहा था वहीं पर वो शख्स भागता जा रहा था। और ऐसे ही सारी रात भागते भागते सुबह हो चुकी थी, और सुबह वो एक रेलवे स्टेशन पर जाकर पहुंचा। जैसे ही वो बंदा उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, वो वहां पर जो भी लैंग्वेज लिखी हुई थी उसकी नजर सीधा उस लैंग्वेज पर गई। लैंग्वेज पर जाते ही उसने ये देखा कि ये क्या, मैं साउथ में कैसे पहुंच गया, मैं तो नॉर्थ वाली साइड रहता था। वो जैसे ही वहीं पर ट्रैक पर एक ट्रेन आई, ट्रेन में वो घुसकर आराम से इधर उधर देखने लगा कि भाई अब वो वापिस से अपने घर वाली साइड कैसे जाएगा, ये तो कहीं और पहुंच चुका है, ना उसके पास जेब में पैसे हैं, ना खाने के लिए खाना है, कोई मदद नहीं कर रहा। 2-3 बंदों से पहले ही वो
मदद मांग चुका था। कभी वो अब यहां बाथरूम में घुसता, कभी सीट के नीचे लेटता, कभी कहीं और छुपता, बस वो कैसे भी करके अपने घर पहुंचना चाहता था। और घर पहुंचने के लिए उसे पैसे चाहिए थे जो थे नहीं। वो कभी दूसरी ट्रेन में चढ़ता, वहां से कोई निकालता तो वो दूसरी ट्रेन आने का वेट करता, फिर वो उस ट्रेन में चलता। ऐसे ही छुपते छुपाते हुए कभी वो कोलकाता पहुंच जाता, कभी वो बिहार पहुंच जाता। पर कई प्रदेशों में ट्रेनें इधर उधर घूम रही थी और वो भी इन्हीं ट्रेनों में घूम रहा था। और ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन आया, यानी कि 24 अप्रैल 2024। इस दिन ये कानपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उसकी ट्रेन रुकी। वो वहां से उतरा। उतरने के बाद वो अब यहां पर कचरे का वहां एक डब्बा पड़ा था, वहां पर जाकर वो कचरे के डब्बे में हाथ पैर मार रहा था। कोई पीने का या खाने के सामान ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं मिला। वहीं पर एक ऑफिसर आए जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इनका नाम है असलम खान। इन्होंने उस शख्स को देखा था, पानी की बोतल दी, उससे पूछा। जैसे ही वो भिखारी टाइप का दिखने वाला बंदा इंग्लिश में वर्ड बोले, ये एकदम हैरान परेशान थे। उसे ऑफिसर जाकर ये पूरी स्टोरी पूछी गई थी और यहां उसके बाद उसे खाना पानी दिया गया, ढंग से खाया पिया, थोड़ी बहुत स्टोरी बता रहा था, खा पी रहा था। ऐसे ही करते करते इसने पूरी स्टोरी उस असलम खान सर को बता दी थी। और ऐसे ही बताने के बाद उससे असलम खान ने यह पूछा कि क्या तुम्हें अपने परिवार वालों का कोई भी नंबर याद है जिससे हम तुम्हारे परिवार वालों को कांटेक्ट कर पाएं? तो उसने एक नंबर याद किया। नंबर याद करके उन असलम खान को बताया और उन्होंने उस नंबर पर कॉल की। वहां से फोन उठाया भी गया और उठाने के बाद जब वहां से एक शख्स बोला, उन्होंने बात की कि भाई तुम्हारा कोई भाई है इस नाम का, वो थोड़ा टाइम पहले गुम हुआ था क्या? उसने कहा जी हां, ऐसे ऐसे गुम हुआ था, इसे तो 2-2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आप कौन है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने अपने फोन से उस नंबर पर वीडियो कॉल की, उन दोनों की आपस में, दोनों भाइयों को दिखाया। वो जो भाई इसका था वो गुड़गांव में जॉब कर रहा था और वो उस शख्स के हुलिये से पहचानने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये कौन है और ये जो सीबीआई वाला ऑफिसर है ये मुझे क्या दिखाना चाहता है, ये शख्स कौन है। और जब उसकी नजरें ढंग से उसकी दूसरे की अपने भाई की नजरों से मिली, तब उसने पहचाना कि ये तो मेरा भाई है। ये 2-2.5 सालों से आखिरकार था कहां पर? दाढ़ी के बाल इतने बड़े थे, सर के बाल यहां तक आ रहे थे, नाखूनों में गंदगी थी, नाखून बड़े बड़े थे, एकदम हट्टे कट्टे से दुबला हो चुका था। 2-2.5 साल के अंदर 5 फुट 6 इंच की इसकी हाइट थी और यहां सब कुछ इस शख्स की जिंदगी बदल चुकी थी। और जब भाई से मिला तो ये एकदम ही फूट फूट कर रोने लगे। उसने सीबीआई ऑफिसर असलम खान को कहा कि सर बस मुझे गुड़गांव से कानपुर आने में जितनी देर लगेगी बस आप इतनी देर इसको अपने पास रख लीजिए, मैं आऊंगा और अपने भाई को लेकर जाऊंगा। वो तुरंत कानपुर गया, अपने भाई से मिला, भाई को लेकर वापस गुड़गांव गया। उसने उसे थोड़ी देर घर में रखा, बिठाया, खाना पानी दिया। दोनों भाइयों के बीच में बहुत सारी बातें हुई जो 2.5 सालों से आज तक नहीं हुई थी। जबकि इसके परिवार वाले तो यह सोच रहे थे कि ये तो मर चुका है, पता नहीं जिंदा भी है तो कहां पर है, कुछ नहीं पता। और जब ये साइमन अपने गांव गया, वहां पर जाने के बाद अपनी मां से मिला, पिता थे नहीं, अपनी मां से मिला तो उसकी मां तो इसी ख्यालों में डूबी हुई थी कि मेरा बेटा पता नहीं कहां पर है, जिंदा भी है या नहीं। बस जब वो अपनी मां से मिला तो उसकी मां भी उसे देखती ही रह गई कि आखिरकार ये चमत्कार कैसे हो गया, मेरा बेटा आखिरकार मुझे वापस मिल गया। बस वो उसे सिर्फ यही चाहिए था। लेकिन मैंने आपको जो बात कही थी वो सच है। अगर कोई इंसान किसी के परिवार में मर जाता है तो वो आस एकदम ऐसी की ऐसी रह जाती है, कुछ भी से समझ में नहीं आता। लेकिन जब कोई इंसान गुम हो गया हो या फिर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की गई हो, वो आस जो 1% की होती है वो हमेशा ऐसी ही रह जाती है। तो ये थी पूरी स्टोरी। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप लोगों ने पहले कभी स्टोरी को सुना था या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट योमी ताचा को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।